75 वर्षों के अंदर वो किसान आज भी दरिद्र है, वो किसान आज भी वंचित है, वो किसान आज भी पीड़ित है। ऐसा क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर चौधरी चरण सिंह जी जैसे किसान नेता पैदा हुए, इस देश के अंदर बाबा टिकैत जैसे किसान नेतृत्व करने वाले महानुभाव यहाँ इस देश के अंदर पैदा हुए, लेकिन आज भी देश का जो किसान है वो निचले से निचले पायदान पे क्यों है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसान को लेकर के राजनीति होती जाती है। इस बात का तो यही अर्थ निकलेगा ना, क्योंकि अगर वास्तव में लोग किसानों को हित चिंतक हों, देखिए ऐसा है, आज जितने लोग किसानों की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कोई भी पार्टी जो इस किसानों की बात करती है तिलक जी, कदाचित किसी ना किसी कालखंड के अंदर वो किसी शासन में रही है या किसी शासन का हिस्सा रही है, तो उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने उन किसानों का? नहीं निरंजन जी, अभी मैंने आपके सामने मुन्ना खान जी से पूछा ना, आज ये कह रहे हैं कि मेरे सीने में देखो, जिस पार्टी को, कि मेरे सीने में देखो किसान बैठे हुए हैं, हनुमान जी की तरह सीना चीर के देखो किसान बैठे हुए हैं, लेकिन अपने राज्य में कितनी एमएसपी दे रहे हैं उसका हिसाब नहीं देंगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने इसके अंदर सभी पार्टियां शामिल है, मैं इसके अंदर किसी पार्टी का भेद नहीं कर रहा हूं। हाँ। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी भी अपोजिशन में होती है उस टाइम इन चीजों का समर्थन करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आती है तो वो भी अब उसके भी हाथ बंधे हुए होते हैं। जब ये स्थिति कांग्रेस की है, ये स्थिति आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने तो बहुत भूरी प्रशंसा की थी, भूरी पूरा का पूरा सपोर्ट किया था किसान आंदोलन तक। किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली के अंदर जब डेरा डाल करके बैठे हुए थे तो इनको बिजली, पानी, लाइट, गाड़ी, हर तरीके की सुविधा देने की बात कर रहे थे, लेकिन जब से पंजाब में इनकी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वहां पे भी लठियां चला दी किसानों के ऊपर, वहां पे भी किसानों के साथ वही प्रताड़ना हो रही है जो पूरे देश के अंदर। ये तो मुझे एक बात बताइए, राजनीति की ईमानदारी कहाँ है? ये राजनीति हो रही है हरियाणा में निश्चित रूप से। मुन्ना खान साहब जी एक चीज और, तिलक जी 10 सेकंड और, तिलक जी एक चीज और मैं बताऊं, देखिए किसानों को भी आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक वो किसान जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, जो बीएमडब्ल्यू से चलते हैं, और जिनके सैकड़ी बीघे, सैकड़ी एकड़ जिनकी खेती है, और जो मैं आपको बता रहा हूं साल के अंदर 4 बार भी खेत में नहीं जा पाते, लेकिन अपने आप को किसान बताते हैं, किसान नेता बताते हैं। और एक वो किसान जिसका पूरा परिवार हसिया कुल्हाड़ी, फावड़ी, ये सारी, अच्छा किसान फॉर्च्यूनर पे नहीं घूम सकता निरंजन जी, फॉर्च्यूनर पे नहीं घूम सकता। देखिए ऐसा है, नहीं पंडित जी एक मिनट रुकिए ना, बात सुनिए निरंजन जी आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है इसलिए पूछ रहा हूँ। किसान फॉर्च्यूनर पे नहीं घूम सकता, जीन्स नहीं पहन सकता? देखिए ऐसा है, जींस भी पहनी है, आप टी शर्ट भी पहनी है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा मतलब हम बात करेंगे वंचित किसान की, हम संपन्न किसान की बात नहीं कर सकते। ठीक पंडित जी, जो बात निरंजन जी कह रहे हैं कि उनकी बात मत करिए जो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। क्यों? फॉर्च्यूनर में चलने वाला व्यक्ति क्या इस देश का किसान? ये तभी तक ये देश की विकसितवादी सोच के लोग हैं। व्यक्ति चलता है तो किसान हो सकते, किसान की पहचान बनाना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि किसान का धोता कुर्ता फटा पहने का किसान का लड़का महंगी कार में नहीं चलेगा। क्या किसान आप ये विकसितवादी मानसिकता, ये आप लोगों की जो सामंतवादी सोच है, ये सामंतवादी विचारधारा, इसका परिवर्तन कब होगा? इन सब चीजों के लिए तो अगर आज संविधान नहीं होता, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी हुई व्यवस्था नहीं होती, तो जीवन में तो हम लोग जो आज, अगर इनके हिसाब से तो अगर हम किसान हैं तो हम आपकी स्क्रीन में नहीं बैठने के अधिकारी हैं। हम अगर किसान हैं तो हम आपके बीच पक्ष नहीं रख सकते। हम किसान हैं तो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। हम किसान हैं तो अच्छी गाड़ियों में नहीं घूम सकते। अगर हम घूम रहे हैं तो हमारे ऊपर सीधे आरोपित किया जाएगा। अगर हमारी बहन, बेटी, लड़की अच्छे कपड़े पहनेगी तो इन लोगों को तकलीफ है। ये सोच का परिवर्तन आखिर किस दिन होगा? इस दिन, जिस दिन आज ये बताइए, जब मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आंदोलन को कह दिया गया। निरंजन जी प्लीज जल्दी से, वो ये कह रहे हैं कि आपकी नजर में किसान का मतलब ये हुआ झुकी हुई कमर, फटी हुई धोती और शरीर से बदबू आती हुई, आपका मतलब ये हुआ किसान। ओके पंडित जी, अब मैंने बात रख दी ना आपकी, अब सुन लीजिए एक मिनट। देखिए तिलक जी,
जिसके पास सैकड़ों बीघे जमीन है, जो एक तरह की जागीरदारी कर रहा है, जो एक तरह की ठेकेदारी कर रहा है, वो काहे का किसान? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बात होती है, देश के अंदर बात होनी चाहिए एक अभावग्रस्त किसान की। साधन संपन्न अगर जो है, जो अपने बच्चों की शादियों के अंदर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च करने की जिसकी सामर्थ्य है, जिसके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं, जो साधन संपन्न है, तो मुझे एक बात बताइए, उसको प्रिविलेज क्यों दिया जाए? आप एक कारण बताइए कि उसको इसलिए प्रिविलेज दिया जाए। वो तो एक तरह का बिजनेस है उसका, अगर किसानी उसका बिजनेस है तो फिर उसको प्रिविलेज क्यों? मुझे आप ये बताइए। यहाँ पे प्रिविलेज उसको होना चाहिए जो देश का, जो धरती का सीना पार करके और उसमें से अन्न निकालता है और अपने परिवार को भूखा रुलाता है। बात यहाँ पे उसकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही कहानी हो रही है कि जो साधन संपन्न है वो पॉलिसियां भी अपने हिसाब से बनवाते हैं और वो जो सिस्टम है, सिस्टम को भी अपने हिसाब से बनाते हैं। और जो अभावग्रस्त किसान है वो आज भी अभावग्रस्त था, वो 75 वर्ष पहले भी अभावग्रस्त था। तो मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो साथ है वो उस किसान के लिए, मेरा जो समर्थन है उस किसान के लिए। विकास पसंद है हम लोग, जो देश के गरीब से लेकर के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक भोजन देने का काम करते हैं, हम उस कौम से आने वाले लोग हैं। हम लोगों को ये बताइए चाहते हैं कि अगर हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम लोग अगर बात करेंगे तो जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर व्यक्ति को कपड़ा देती है, जो बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर व्यक्ति को बर्तन देती है, अगर जो गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर व्यक्ति को गाड़ी बना के देती है। ऐसे तो हर आदमी कहेगा कि भाई हम कपड़ा नहीं देंगे, तो आप नंगे चप्पल नहीं बनाएंगे, हम पूरे देश को चप्पल पहनाते हैं। ये कोई तर्क है क्या? तर्क यहाँ पे भाव और अभाव का है, संपन्नता और निर्धनता होना चाहिए। अगर कोई एक मिनट निरंजन जी, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट सर, विषय पर आइए, मैं डिबेट को फ्रेम में ले आता हूं। 1 मिनट, हम विषय से भटक रहे हैं। कौन कितना रईस है और किसान की छवि किसके जहन में क्या है, विषय ये नहीं है। विषय पर आइए। गौरव जी, मेरा सवाल मूलतः वहीं पर, मेरी सुई एक ही जगह पर अटक जाती है, एक ही जगह पर। ये एमएसपी गारंटी कानून लागू करने में दिक्कत क्या है? मेरा सवाल ध्यान से समझिएगा। एमएसपी गारंटी कानून लागू करने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, देखिए एमएसपी की गारंटी की जो मांग हो रही है, हाँ, एमएसपी की गारंटी यदि सरकार करती है तो अर्थात जितनी भी फसल किसानों की हो रही है उस गारंटी पर सरकार खरीदने के लिए बाध्य होगी। यद्यपि यदि किसान अगर बेचना चाहे मार्केट में या अन्य स्रोतों पर भी देना चाहे या बाई प्रोडक्ट के लिए भी देना चाहे, हाँ, तो उसमें न जा करके वो सरकार के ऊपर आश्रित होगा। और आप जरा सोचिए, अच्छा, एमएसपी की गारंटी, तो एमएसपी गारंटी, इसलिए एमएसपी गारंटी नहीं दी जा रही नहीं। और मैं उसका दूसरा पक्ष भी आप समझ लीजिए। दूसरा पहलू ये है कि जो उस पर आर्थिक बोझ आएगा, हाँ, उस आर्थिक बोझ का आंकड़ा भी 10 लाख करोड़ से ऊपर होगा। तो जरा इनसे पूछिए कि उसकी व्यवस्था ये कहां से देंगे? तो सरकार अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, जो आज आप कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, एमएसपी को लागू कर देते हैं, आपकी बात, 1 मिनट सर, आप ही की बात मैं ऊपर रख रहा हूं, गौरव जी, आप ही की बात ऊपर रख रहा हूं। 9 साल लगभग पहले 2011 की बात है। 2011 में देश के प्रधानमंत्री, तब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून लागू करिए। तब मैं बोलूं, तब वो नुकसान नहीं हो रहा था आर्थिक बोझ, जैसे आज आप बता रहे हैं। ये एक पक्ष हुआ। कई विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है तिलक जी। हाँ। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण, नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए कि तुमने गलत फैक्ट दिया तिलक चावला। जो सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र का जो वैज्ञानिक रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार की कृषि नीतियों को सराहा है और अपनी पुस्तक सर, उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बताऊं मैं सर आपको, 6% सर, नहीं, उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है 2015 की, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि सिर्फ 6% एमएसपी मिलती है किसानों को। गलत बोल रहा हूं?
हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। आप देखिए, लगभग 7 से 8% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल को बेच पाता है जी। तो बाकी जो 80% किसान है, लगभग देश के अंदर में 90% के 88-90% के आसपास किसान जो है वो छोटा है, हाँ। मझोले स्तर का है या निचले स्तर का है। तो वो उन किसानों का फसल कैसे जाए, ये जो बिचौलियों का एक जो बड़ा नेक्सस है, उन्हीं के माध्यम से वो बिकता है। और हरियाणा और पंजाब दो एक ऐसे स्टेट हैं जहां पे सर्वाधिक नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, एमएसपी से कम ना अभी मैं क्लियर कर देता हूं। एक मिनट सर, आपकी बात बिल्कुल सही है गौरव जी, मैं मान गया आपकी बात सर, मैं मान गया सर, मैं आपकी सारी बातें मान गया। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए सर गौरव सर, आपने कहा हम एमएसपी दे रहे हैं, फिर भी अगर एमएसपी से कम खरीद होती है तो किसी को सजा होती है क्या? नहीं, उसके लिए योजनाएं हैं, भावांतर योजना उसी के लिए है। नहीं, किसी को सजा होती है। आप मुझे इतना बताओ ना कि ये कानून है, ये कानून अगर लागू कर दिया हमने, इसको सजा होगी बस। उसकी कानून है बाकायदे, किसान को क्या कानून है, भरपाई होती है। पंडित जी, ऐसा होता है कि अगर आप कम दाम ना एमएसपी सरकार ने घोषित कर दी तो कम दाम पर जो है किसान बेचने को मजबूर है और बाजार के हवाले है, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं कार्रवाई होती है क्या? हाँ बिल्कुल। आप जो ये पूरी पंचायत चल रही है, उस पंचायत का विषय ही केवल ये किया जाता है सरकार द्वारा। देश के आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के गृह जनपद गुना तहसील में यहाँ पर एक किसान ने अपनी प्याज को इसलिए खराब फेंक दिया था। 1-2 किसान थे जो वहां का इंसिडेंट था, मैं आपको वहां का बिल्कुल बता रहा हूँ। एक किसान ने अपने धान को इसलिए आखिरी में गुस्से में आकर के उसको जला देने के लिए परेशान हो गया था। फिर सब लोगों ने उसको समझाया, सब लोग माने कि जो उसका रेट था उसका उसको 50% दिया जा रहा था। और वो तो बड़ा पुराना मुद्दा हो गया। मैं अभी आपको करंट का एक बिल्कुल ताजा मुद्दा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले जाएं, जो सरकार के द्वारा जिस फसल को, मतलब देश की हम वो मजबूर जाति है, जिस फसल को हम स्वयं जोतते बोते पैदा करते, जंगलों में जानवरों से लड़ते, मेहनत करते, आखिरी में बड़े मुश्किल में सर्दी बरसात गर्मी को झेलने के बाद जिसको हम फसल को पैदा करते हैं, एक माचिस बनाने वाले व्यक्ति को भी अपनी मूल्य रखने का पावर है, लेकिन हमको पावर नहीं। खैर ये विषय बहुत गहरा हो जाएगा, उस पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। जो सरकार के द्वारा निहित एमएसपी का रेट होता है, उस एमएसपी के रेट को लेने के लिए, पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और करंट की डेट में मैं आपको ताजा बिल्कुल उदाहरण बताना चाहूंगा कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी गेहूं की खरीद हो रही है, अभी कुछ दिन पहले उन्हीं केंद्रों में खाद बांटी जा रही थी। तब तिलक जी आपके ही मंच के माध्यम से मैंने सरकार से निवेदन किया था कि कम से कम उनकी ऐसी सुचारू व्यवस्था करो। नहीं, गौरव जी ने और निरंजन जी ने क्या कहा? आपको सिर्फ बीजेपी शासित राज्य दिखाई देते हैं। तिलक जी एक बात को पूरी कर लेने, गौरव जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? शासित राज्य में भी आऊंगा, 1 मिनट पूरी कर लेने दीजिए। गौरव जी गलत तो नहीं कह रहा मैं? 1 मिनट आ रही आपकी आवाज, 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट, उसके बाद मैं आपकी बात नहीं आऊंगा। तो लास्ट में क्या होता, कभी खास तक नहीं थी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बीजेपी शासित कांग्रेस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पर अभी खाद का वितरण चल रहा था तो वहां एक बोरी के लिए 4 दिन लोग लौट रहे थे। फिर सबसे निवेदन किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें विशेष फिर अपनी नजर रखी। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विशेष नजर रखी, फिर उस व्यवस्था को सुचारू कराया, उसका धन्यवाद था। उन्होंने व्यवस्था को मैनेज करा देने का काम किया था। लेकिन अगर जहां गड़बड़ियां हो रही हैं, तंत्र के लोग अगर गड़बड़ियां कर रहे हैं, उसको अगर बता देना ही गलत है तो ठीक है भाई, अपने ऊपर आरोप लगवाना तैयार है। अब उसके पहले मैं अभी एक मिनट पंडित जी, एक मिनट खान साहब, मुन्ना खान साहब, मैं तो आशावादी व्यक्ति हूं, ठीक, निराशा छोड़ दीजिए। अब जो हुआ, अगर आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, जनता ने आपको दरकिनार कर दिया है ना, कर दिया ना, जनता ने कहा कि नहीं कर पाए, आप साइड बैठ जाओ, ठीक, जनता जनादेश है ना यही। अब मुझे एक बात बताइए, आजकल आप हर जगह, निरंजन जी देखिए, खान साहब आप जहां चुनाव होते हैं वहां कहते हैं ये गारंटी, ये वाली गारंटी और ये वाली गारंटी, ये वाली गारंटी, आप जो चाहो वो गारंटी लिखवा लो, बस वोट हमें दो, सत्ता हम हासिल करेंगे। तो खान साहब एक काम करिए,
इस मंच के माध्यम से एक गारंटी दे दो किसानों को कि हम सत्ता में आएंगे, एमएसपी कानून लागू कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो आप आज तक 60 सालों में नहीं कर पाए, आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां जहां चुनाव है वहां गारंटी दे रहे हो। हिमाचल में दी, कर्नाटक में दी, एमपी में दी, आज भी है प्रियंका जी ने एक और गारंटी दे दी, कहा कि तो यहां ये वाली गारंटी भी दे दो ना किसानों को कि हम सत्ता में आएंगे, एमएसपी, और एक एफिडेविट दाखिल करके ना। ऐसे मत बोलना, मेरी बात पूरी सुन लेना। मैं पहले रास्ता बंद करता हूं, फिर सवाल पूछता हूं। एक एफिडेविट दाखिल करो कोर्ट में, बोलो कि हम एमएसपी देंगे, सत्ता में आएंगे, और एमएसपी अगर नहीं देंगे तो पंडित जी जो है मुकदमा कर दें हमारे ऊपर। बोलो कैसी रही? आपका स्वागत है, आपको भैया प्रणाम है जो आपने इतना हमारे पक्ष से कहा। बोलो खान साहब। दो नारियल फोड़ूंगा आपके तरफ। पंडित जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी होती है, ये 7 शहंशाह के जुमले नहीं होते जैसे 15 लाख हो, 2 करोड़ नौकरियां हो। खान साहब अब देखो, और ना छोड़, अब 15 लाख रुपए अकाउंट में आए नहीं आए क्या, मैं आपकी मैं आपकी गारंटी पर विश्वास क्यों करूं? अगर आप चाहते तो आप लागू कर सकते थे, नहीं किया आपने। मैं कह रहा हूं कि चलो मैं एक मौका, और जनता सुन रही है आपको, एक मौका दे, एफिडेविट दाखिल करो कोर्ट में कि भैया ये हम सत्ता में आए, एमएसपी कानून लागू करेंगे, नहीं करेंगे तो किसान हमारे ऊपर मुकदमा करें, बस बात खत्म। बताओ खान साहब कैसी रही? बहुत अच्छी रही। तिलक जी 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जो हमारे घोषणा पत्र होंगे उसमें एमएसपी मेन एक मुद्दा होगा। इस तरीके से किसान खान साहब फिर देखो मुझे घुमा रहे हो। ऐसे घोषणा पत्र मैंने रद्दी की टोकरी में जाते हुए देखे हैं, ऐसे घोषणा पत्र देखे हैं। चुनाव खत्म, घोषणा पत्र किनारे। आप लोग भी नहीं पढ़ते घोषणा पत्र का? घोषणा पत्र ऐसा नहीं, मैं आपसे पूछ लूं, मध्य प्रदेश में कहा, मैं आपसे पूछ लूं घोषणा पत्र में क्या लिखे हैं आपने? मुझे 5 गारंटी बता दो जो कर्नाटक में आपने दिया, बताओ आप। बिल्कुल बताओ 5 गारंटी कौन सी थी? हमने कहा किसान के कर्जे माफ होंगे। सरकार बनते ही 10 दिनों में हमने काम किया। हमने कर्नाटक में 5 गारंटी कही जिसमें 2 पे काम हो गए, 3 पे विचार। ना काम होंगे, गारंटी बताओ ना, 5 गारंटी कौन सी थी? 10 से 15 दिन तक वो भी तीनों गारंटी पूरी हो जाएगी। सवाल ये नहीं, खान साहब यही कहा, ऐसे घोषणा पत्र मैंने रद्दी की टोकरी में जाते हुए देखे हैं। नहीं, इसलिए कह रहा हूं ये घोषणा पत्र वाला खेल मेरे साथ। मैंने कहा अगर आपकी नीयत सही है, एफिडेविट बनाओ, एफिडेविट कोर्ट में लाओ, और कोर्ट में लाकर ये लिख दो कि हम एमएसपी अगर नहीं दे पाए तो मुकदमा करें हमारे ऊपर किसान। बिल्कुल लिखे जाएंगे 2024 के चुनाव में। निरंजन जी गलत